अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग हमें वो सबक देते हैं जो हमें बाहर नहीं मिलता। वावेला मचा हुआ है कि टैक्सेस जितने लगे हैं उससे कहीं ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं आवाम से। ये IMF टेलर्ड बजट है, या तो आप IMF का प्रोग्राम जारी रखें या बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दें। सैलरीड क्लास भी इस वक्त काफी परेशान है। इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि एक आम इंसान का तो गुजारा करना ही मुश्किल ऐसा है। ही है, सोचा हुआ था कि ऐसा ही होगा, मैं ही जीत कर आऊंगा। बहुत अपने को स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो मेरी जो लास्ट 5 फाइट्स भी थी तो उनमें भी मैं जीतता आया हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6-0 हूँ, मतलब मैं अनडिफीटेड स्ट्रीक चली है मेरी। कराची में बारिश हो गई है, गर्मी का जोर टूट गया है, तो अब हम ये सोच लें कि बारिशें होती रहेंगी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत हो गई है तो अब आगे तो चंद दिन का वक्त है, लेकिन उसके बाद 17-18 से एक और स्पेल का इम्कान हो सकता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और आज आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो कि मैं शेयर करने जा रही हूं। अक्सर घर के बड़े बुज़ुर्ग हमें वो सबक देते हैं जो हमें बाहर नहीं मिलता। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक नसीहत है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक लड़की ने अपने दादा से पूछा कि आप मुझे क्या सिखा सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए मुफीद हो। दादा ने कहा कि एक सबक सिखाता हूँ, लेकिन पहले कुछ बड़ा करो जो सबकी तवज्जो हासिल करे। लड़की ने पूछा क्या? दादाजी ने कहा कि मोहल्ले में जाकर सबको बताओ कि मेरी शुतुरमुर्ग ने 6 सुनहरी अंडे दिए हैं और मैं करोड़पति बनने वाली हूँ। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन कोई मुबारकबाद देने नहीं आया। अगली सुबह दादा ने कहा कि अब जाकर बताओ कि एक चोर आया, शुतुरमुर्ग को मार दिया और सुनहरी अंडे चुरा कर ले गया। लड़की ने ऐसा ही किया और फ़ौरन ही बहुत से लोग उनके घर आ गए। लड़की ने पूछा कल तो कोई नहीं आया जब मैंने बताया कि भाई अंडे हैं और मैं करोड़पति बनने वाली हूँ, आज इतने लोग क्यों आ गए? दादा ने मुस्कुराकर कहा कि जब लोग अच्छी खबर सुनते हैं तो खामोश रहते हैं, लेकिन बुरी खबर सुनते ही फ़ौरन आते हैं। लोग तुम्हारी कामयाबी से ज़्यादा तुम्हारी नाकामी देखना चाहते हैं, तो याद रखो दूसरों की राय की फ़िक्र ना करो, अपने ख्वाबों के पीछे चलो और कामयाबी हासिल करो। आप समझे कि इसके अंदर नसीहत क्या थी कि लोग तो यही चाहेंगे कि हम आगे हों आप पीछे हों। तो बेहतर है कि अपने गोल की तरफ फोकस रहिए और अपना काम करके अपनी कामयाबी आपकी बोलेगी ना, फिर तो बाकी सब छोड़ दे, कोई क्या सोचता है क्या करता है। तो इसी अच्छी नसीहत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। टैक्स के नाम पर सारिफीन से फ्रॉड। हुकूमत ने अशया खुरनोश पर सेल्स टैक्स 15 से 18% किया। 3% टैक्स बढ़ने से 33% कीमतें बढ़ा दी गई। माजरा क्या है ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार पर एहतजाज। पहली बार सर्विसेज सेक्टर भी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद दिखाई दे रहा है। अरब इनकलाब की तर्ज पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का तरीक़ाकार हुकूमत पर कितना दबाव डाल पाएगा? सैलरीड क्लास अलायंस के रहनुमा से बात होगी। मुल्क भर में मॉनसून का आगाज। कराची में पहली बारिश से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। NDMA ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। आज कब कहाँ कितनी बारिश होगी जानेंगे सरदार सरफराज से। और उम्र 19 साल, कारनामे बेमिसाल। पाकिस्तानी अली अब्बास ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बरतानवी हरीफ को शिकस्त देकर कम उम्र इंटरनेशनल विनर फाइटर का एजाज अपने नाम कर लिया। फखरे पाकिस्तान अली अब्बास और JD आज हमारे मेहमान होंगे। जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी बजट की, जो कि 2024-25 का बजट आते ही शोर मचा हुआ है। हुकूमत ने अशिया खुरनोश पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया है। टेक्निकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टैक्स में बुनियादी तौर पर 3% इजाफा हुआ है, लेकिन 1 जुलाई को बजट पर अमल के साथ ही अशिया खुरनोश की कीमतों में 33 से 35% इजाफा देखने में आ रहा है।
मुख्तसरन हुकूमत ने इतना टैक्स नहीं लगाया जितना सारिफीन से लिया जा रहा है, इस वक्त नज़र आ रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करनी है। बड़ी मौजूद शख्सियत है, सीनियर नायब चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान के अब्दुल सलाम दादा भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि एक वावेला मचा हुआ है कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, फिर एक ये र्यूमर भी है कि टैक्सेस जितने लगे हैं उससे कहीं ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं आवाम से। अगर कंपनी पर टैक्स लगाए तो वो भी कंज्यूमर की जेब से ही निकलेगा, ज़ाहिर है वो कहेंगे कि जी हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। अब इस सारी सूरत हाल में मुझे बताएंगे हक़ाइक़ क्या हैं, वाकई में ऐसा है या फिर जस्ट ये एक परसेप्शन बना दिया गया है? सहरिश, बात दरअसल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया है कि ये IMF टेलर्ड बजट है। आपके पास दो ऑप्शंस थे, ठीक है ना, या तो आप IMF का प्रोग्राम जारी रखें या बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दें। IMF का प्रोग्राम जारी रखने के लिए आपको IMF की शराइत तो माननी पड़ेगी। बिल्कुल। ये सिर्फ सेल्स टैक्स जो 15 से 18% हुआ उसकी बात नहीं है। बिजली के बेस रेट के लिए भी IMF काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट को मुसलसल परसू कर रही थी। वो बेस रेट भी IMF मनवाने में कामयाब हो गई है। अभी ये जो 15 से 18% GST बढ़ा है जी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कीमतों में भी 33 से 35% इजाफा हो गया है जी। तो ये इजाफा जायज़ इजाफा हुआ है या फिर ये एक्स्ट्रा वाकई वसूल किया जा रहा है? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम पाकिस्तानी होकर सोचें और पाकिस्तानी होकर बिहेव करें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। रैक पर अगर टेट्रा पैक मिल्क नेस्ले है, ऑलपर्स है, उसका पैकेट अगर पुराना पड़ा हुआ है उस पर भी रिटेलर्स ने 100 रुपये बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना भाई। अगर आपके वहाँ पुराना स्टॉक है, कम से कम वो तो पुरानी कीमतों पे बेच सकता है आदमी और आवाम को एक सोच आ सकती है कि भाई मैं आवाम को रिलीफ। आप किस कौम की बात कर रहे हैं? ये वो लोग हैं कि जब दुनिया भर में रमज़ान में ऑफर्स लग जाती हैं, प्राइसेस कम हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं गरीब आदमी के लिए सुकून से अफ्तार के लिए जो सामान है वो भी नहीं वो कर सकता। फल इतने महंगे हो जाते हैं, दही दूध हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं कि सबको पता है कि रोज़ा भी रखना है और अफ्तार भी करना है। मैं कौम के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, किसी भी माशरे में अगर अच्छे लोग ख़त्म हो जाएं उस माशरे का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। नहीं, अभी बाकी हैं अच्छे लोग, शायद तभी सिस्टम चल रहा है। जी, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि ये निज़ाम जो चल रहा है उन्हीं लोगों की वजह से चल रहा है। आप ये फैक्टर ना भूलिए कि इस मुल्क में अरबों रुपयों की नहीं, अरबों डॉलर्स की चैरिटी होती है और अल्लाह ताला के फजल से आप चैरिटी के नताइज भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अब्दुल सलाम साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो खैर उस एक ख़ास कौम के हिस्से की बात करी जो ये करते भी हैं और सबको पता है जो हो रहा होता है। खैर मुझे ये बताइएगा, ये जो 15 से 18% टैक्स बढ़ा है, इतना ही बढ़ा है? और जो कीमतों की आप बात कर रहे हैं इसको हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं जस्टिफाइड कर सकते कि भाई सिर्फ वो पुराने रेट वाली चीज़ों को जी नया रेट लागू करके बेचा जा रहा है। इसके अलावा वो जो एक ख़बरें आ रही हैं कि जी रेट बढ़ा के इस बजट का हवाला दे के पैसे लिए जा रहे हैं, वो उस पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ है? देखिए जी, अगर आप बज़ाहिर देखिए तो सेल्स टैक्स 15% से 18% हुए, जो कि सिर्फ 3% है। लेकिन अगर आप चीज़ों का रेट देखेंगे तो आपको 20 से 30% तक का इजाफा मार्केट में नज़र आएगा हर चीज़ पर। आप मुझे ये बताइए कि दालें आपकी इंपोर्ट हो रही हैं, हर दाल पर ऑन एन एवरेज 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है, ठीक है ना जी। आटे पे टर्नओवर टैक्स लगा है। आज फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो हैं उन्होंने भी मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इतना टैक्स यकीनन लगा, मैं उस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, टैक्स लगा है, लेकिन उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट इतना नहीं आना चाहिए जितना कि नुमाया है।
और हम थोड़ा सा सिचुएशन का जो मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने फ़ायदा उठाने की बात की और आपने कहा है कि तकरीबन 20-25% उस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि लोग पैसे वसूल कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसका हल जो है ना हम उसकी तरफ आते हैं। आप कंज्यूमर एसोसिएशन से वाबस्ता हैं और कंज्यूमर्स की ज़ाहिर अदालतें भी हैं, एक्ट भी है, उनके हकूक़ की बात भी आप लोग करते हैं। क्या आम पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा है, उनमें इतनी अवेयरनेस है कि ये हमसे हक तलफ़ी हो रही है और जायद पैसे जो वसूल किए जा रहे हैं इसका इलाज मौजूद है कि आप जाएं अदालतों का रुख करें, फिर कंज्यूमर अदालतों पे जाएं ना? देखिए जी, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सार्फिन की नुमाइंदा तंजीम है और कंज्यूमर एसोसिएशन की मरून मिन्नत न सिर्फ कंज्यूमर्स एक्ट पास हुआ बल्कि कंज्यूमर कोर्ट्स का क़याम भी अमल में आया है। हम भरपूर डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं ताकि अवामुन नास तक ये बात पहुँचे कि कंज्यूमर अदालतें चल रही हैं। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि सार्फिन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। गवर्नमेंट कमिश्नर कराची साहब हैं, वो ब्यूरो ऑफ सप्लाईज़ की सिफारिशात पर हर चीज़ का प्राइस कंट्रोल इंडेक्स अनाउंस करते हैं, जिसमें दूध है, दही है, बेकरी आइटम्स हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, पोल्ट्री है, गोश्त है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट के साथ मिल के उनके फाइटिंग आर्म बनते हैं। तमाम जितने ज़िले हैं उनके डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिल के टीमें तश्कील दी जाती हैं। हम फील्ड में होते हैं, हम प्राइस कंट्रोल इंडेक्स को चेक करते हैं और रिपोर्ट बैक करते हैं गवर्नमेंट को। हमारे पास मैजिस्टीरियल पावर्स नहीं है अनलेस स्पेसिफिकली गिवन इन सम इंस्टेंसेस। तो हम गवर्नमेंट की एक तरह से सार्फिन के लिए भी हम काम करते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इंश्योर करते हैं कि सार्फिन को क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो सही। अब्दुल सलाम साहब, आप लोग मिडल में हैं, मुझे सिर्फ आखिर में ये बात बता दीजिएगा कि ये प्राइस कंट्रोल पर रिपोर्ट आप लोग करते हैं कि जी भी हाँ क्या मार्केट में हो रहा है, फील्ड में आप लोग उतरते हैं, डीसीज के साथ आप लोग कोऑर्डिनेशन में होते हैं, कमिश्नर साहब रेट अनाउंस करते हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा है मार्केट में, जिसकी आपने भी बात की है कि इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि उन दुकानों को सील किया जाए, उनको उन जो दुकानदार हैं उनको फ़ाइन किया जाए, पेनल्टी पे करनी पड़े, कि इसको कंट्रोल किया जाए? क्यों आवाम से इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं? सहरिश, बात दरअसल ये है कि देयर इज़ ओनली सो मच दैट वन कैन डू। ठीक है जी, कराची की मैं आपको मिसाल देता हूँ। लास्ट मंथ कमिश्नर कराची की दफ्तर में एक मीटिंग हुई फ्रेश मिल्क के रेट्स पर। कैटल एंड डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का मुतालबा था कि रेट 290 रुपये लीटर किया जाए। वो मीटिंग 12 घंटे चली और फाइनली एक एग्रीमेंट ये हुआ कि 220 रुपये लीटर से ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाई जाएगी और हर दुकान जो दूध बेच रही है वो एक बैनर आवेज़ा करेगी ताकि अवामुन नास को ये इल्म और शऊर रहे कि रेट 220 रुपये लीटर ही है। अच्छा, अब उस दौरान मीटिंग ये भी डिसाइड हुआ वेज एंड मीन्स टू चेक कि अडल्ट्रेटेड मिल्क, कंटेमिनेटेड मिल्क, ठीक है ना, और मिलावट वाला दूध वो अवामुन नास तक ना पहुँचे, जिसमें कमिश्नर साहब वाज वेरी काइंड कि उन्होंने कई टीमें तश्कील दी, मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हुए थे कि जी आप यहाँ भी रेड कीजिए, वहाँ भी रेड कीजिए और अवामुन नास तक ये कंटेमिनेटेड अडल्ट्रेटेड दूध नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सहरिश, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, ठीक है ना, जो ईवल एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में हर किस्म की सब्ज़ी और फल होती है, फल होता है। आप मुझे ये बताइए कि रमज़ान के महीने में ऐसी
क्या आसमानी सुल्तानी बिजली गिरती है कि फ्रूट की कीमत बिल्कुल ऐसा ही है, 100-200% बिल्कुल बढ़ जाती है अब्दुल सलाम साहब। लेकिन ये जो इविल एलएमसी को तो लगाम डालने की ज़रूरत है, और ये काम कमिश्नर्स का, डीसीज का, और आप लोग कंज्यूमर्स के राइट्स की बात करते हैं, आप लोगों का है, आप मिलकर करेंगे तो रिजल्ट्स ऑब्वियसली नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम लोग बात कर रहे हैं महंगाई की, बजट की। तो वहीं पर जो कि टैक्स इजाफी लिया जा रहा है, ना सिर्फ आम लोगों से, सारिफीन से, बल्कि सैलरीड क्लास भी इस वक्त काफ़ी परेशान है। तो बजट में आए टैक्सों के खिलाफ जहां कारोबारी और दिहाड़ीदार तबका एहतजाज पर मजबूर है, वहीं अब सोशल मीडिया पर तनख्वाहदार तबके का एहतजाज जारी है। टैक्स कम करो मूवमेंट के नाम से जारी मुहिम में तनख्वाहदार तबके पर बजट में आयद होने वाले टैक्स पर फौरी रिलीफ का मुतालबा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बजट के हवाले से भी कई तरह की झूठी अफवाहें ज़ेरे गर्दिश हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सैलरी क्लास पर 45% तक टैक्स आयद किया गया, जबकि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने नो योर बजट के नाम से एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बजट को समझें, हम कोई इजाफी टैक्स नहीं ले रहे हैं। खैर हक़ाइक़ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त मेंबर सैलरी क्लास अलायंस ईशा फजल इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, जो कि इस पर बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम ईशा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस्तफ़ा इन्होंने बजट में टैक्सेस लागू किए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि तारीख के सबसे हाई टैक्सेस हैं, और लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, ये लोग भी कैंपेन कर रहे हैं, लोग भी मूवमेंट चला रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे टैक्स कम करो, इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल मेरा ख्याल है लोगों का एहतजाज इसमें बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि टैक्सेस के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे सैलरी क्लास को लेके बात करने आई हूँ। अगर सैलरी क्लास की आप बात करें तो ये वो लोग हैं जो सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, अपने घर वालों के लिए रोज़ी कमाते हैं, और इसमें आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि एक आम इंसान का तो गुजारा करना ही मुश्किल है। सही है। आप यहाँ पे देखिए कि 40 लाख से ऊपर अगर किसी की सालाना आमदनी है तो उसके ऊपर टैक्स का रेट 35% है, और उसके बदले में हुकूमत की तरफ से इस तबके के लिए कोई भी सहूलियात मौजूद नहीं है। इस हवाले से हमारा एहतजाज है बिल्कुल। और लेकिन इसमें ये जो कहा जा रहा है कि जी आप अपने टैक्स को समझें, अपने बजट को समझें, नो योर बजट, तो इसमें आपके ख्याल में ये जो परसेप्शन एक बना है कि जी 45% टैक्स लोग कह रहे हैं कि लिया जा रहा है, बट वो ये कन्विंस कर रहे हैं कि जी नहीं 30 से 35% से मैक्सिमम टैक्स है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? जी इसमें देखिए इनकम टैक्स की शरह आम तौर पर जो हाईएस्ट स्लैब है अभी इनकम टैक्स का सैलरीड पर्सन के लिए वो 35% है, मगर जब किसी पर्सन की आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर 10% सरचार्ज भी लग रहा है। और ये तो सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो गई, साथ में और बहुत सारे टैक्सेस हैं। सेल्स टैक्स अभी आपने देखा होगा कि मिल्क की में 18% सेल्स टैक्स लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें जब आप मिलाते हैं तो एक आम इंसान की तो आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेस में ही चला जाता है। और बात वही है कि इन टैक्सेस के बदले एक आम इंसान को यहाँ पे मिल क्या रहा है। आप एजुकेशन को देखें, एजुकेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हेल्थ सेक्टर का आपके सामने हाल है, यहाँ तक कि रोड पे आप निकलें तो बेसिक सेफ्टी तक नहीं है। मतलब मैं रोड पे बाहर निकलती हूँ तो मेरी जान तक तो महफूज नहीं है। और उसके बाद अगर हुकूमत ये बोले कि 45% टैक्स नहीं है, 35% है, तो क्या 35% भी कोई जायज़ परसेंटेज है? क्या इतना उसके भी बाद होना आप चाहिए? ये देखें कि 50,000 के बाद आपको टैक्स पे करना है, और जो सबसे मिनिमम वेज है वो तकरीबन 35,000 रुपया है। तो मतलब सिर्फ 15,000 का फ़र्क है। 50,000 वाला शख्स अगर किराए के मकान में रहता है, किराया देगा, बच्चों की फीसिस देगा, बिल्स पे करेगा, ग्रॉसरी करेगा, फिर टैक्स भी पे करेगा, उसके पास बचेगा क्या? मतलब ये बड़ी अजीब सी बात। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आपकी बात सही है। बल्कि मतलब बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग तो आजकल उधार लेके गुजारा कर रहे हैं, और 50,000 तो खैर बिल्कुल ही मैं समझती हूँ कि किस तरह से लोग गुजारा करते होंगे। अगर किसी की 1 लाख रुपए भी तनख्वाह है, जो कि किसी ज़माने में एक बहुत ही मुनासिब और एक काबिल इज़्ज़त आमदनी समझी जाती थी, 1 लाख रुपए में भी अगर आप लगा लें, अगर उसकी फैमिली है, किराए का घर है, 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कभी उसका मेडिकल का कोई खर्चा आता है, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया था, मेडिकल भी आप शामिल कर रहे हैं। कैसे हो इन सब चीज़ों को मैनेज अच्छा, करेगा? अब इसमें मुझे बताएगा कि आप लोग जिस तरह ये बता रहे हैं कि जी इस पर एहतजाज तो हम देख ही रहे हैं हो रहा है,
फिर आपने कहा कि ये मतलब हाईएस्ट है, तो क्या ये पेट्रोलियम वालों की जिस तरह बात मान ली गई है कि वो टैक्स उनका माइनस कर दिया गया है, और अब फ्लावर मिल्स भी आज सुना है क्रशिंग वगैरह सब उन्होंने बंद कर दिया है, तो कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये वापस हो जाए, इस पर बात की जाए, इसका लीगली हल क्या है? देखिए, हमें तो बिल्कुल उम्मीद है, हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हुकूमत हमारी बात पे कुछ तवज्जो दे, हमारी बात को संजीदगी से ले, और जो इन्होंने ख़ास तौर पे इस साल बजट में टैक्सेस बढ़ाए हैं, कम से कम इस इंक्रीज़ को वापस लिया जाए। हमारी बिल्कुल इस तरह से कोशिश है। हम कोई पेट्रोलियम डीलर्स या जैसे फ्लावर मिल्स एसोसिएशन है, हम इस तरह से शायद उस लेवल पे एहतजाज नहीं कर सकते, या हमारी तरफ से कोई इस तरह की वॉयलेंस या ये सब चीज़ आप नहीं देखेंगे। हम आम से मिडिल क्लास सीधे साधे लोग हैं, सुबह नौकरी पे जाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। तो हमारी बस कोशिश ये है, हमारी उम्मीद है आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या किसी ऐसी हुकूमती शख्सियत से, वैसे तो उसमें हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं जिनसे बात हो सकती है, तो कोई आपको चांसेस कोई नज़र आ रहा है, कोई रेड सिग्नल ही है यहाँ पे, ग्रीन सिग्नल भी है कि हाँ कुछ हो सकता है? नहीं, अभी इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत की किसी नुमाइंदे से बात हो सके, और इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे इस बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। अभी फ़िलहाल तो हमारा कोई राब्ता नहीं है। कुछ टाइम पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को एक्नॉलेज किया था कि सैलरीड पर्सनस पे रेट ज़्यादा है, और जैसे ही गुंजाइश हुई हमें रिलीफ दिया जाएगा। बट हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपने इस बार बजट में इजाफा किया है, आप इस इंक्रीज़ को वापस लें, और ये बात आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि जी 30 से 35% लिया, 40% ही लिया जा रहा है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, बाकी ड्यूटीज़ लगाएं, बिजली के बिल देखें कितने बढ़ गए, उसमें भी कितने लाखों तरह के टैक्सेस होते हैं। इस सब चीज़ों को सामने रखते हुए आप देखें तो एक आम आदमी की तो सारी आमदनी टैक्सेस में ही चली जाती है, टैक्सेस में चली जाती है। वो अपनी फैमिली के ऊपर क्या स्पेंड करे। अभी आपने देखा ईद के मौके पर भी न्यूज़ में हर जगह ये रिपोर्ट्स थी कि ईद पे भी स्पेंडिंग कम हुई है। अब हुकूमत को इस तरह के इकदाम करने चाहिए कि लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम तो ज़्यादा है, ताकि वो अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करें। चलिए देखते हैं ये एहतजाज क्या रंग लेके आता है, जो कि जगह जगह किया जा रहा है। टैक्स कम करो एक कैंपेन जो कि अभी शुरू हुई है, तो होप सो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ईशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो अभी जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब हीरो पाकिस्तानी में आपकी मुलाकात हमने करवानी है पाकिस्तान के कम उम्र तरीन बॉक्सर से, जिनका नाम अली अब्बास जेडी है, जिन्होंने नई तारीख रकम करते हुए मुल्क व कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। पाकिस्तान के कम उम्र बॉक्सर अली अब्बास उर्फ जेडी अभी सिर्फ 19 बरस के हैं। उन्होंने बरतानिया के बॉक्सर क्रिस वनिंग को शिकस्त देकर पाकिस्तान के सबसे कम उम्र इंटरनेशनल विनर फाइटर बन गए हैं। तो पाकिस्तानी बॉक्सर 6-0 के बड़े मार्जिन से रैंकिंग में पहली पोजीशन पर हैं। तो चलें उनसे मुलाकात करते हैं। अली अब्बास, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और गुड मॉर्निंग, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। माशाल्लाह इतना कुछ अचीव कर लिया आपने छोटी सी उम्र में, क्या कहेंगे, कैसा फील हो रहा है? फर्स्टली थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया और खैर मुबारक। और ऑब्वियसली एक मुझ जैसे यंग एथलीट के लिए, मुझ जैसे यंग प्रॉस्पेक्ट के लिए ये एक काफ़ी एडमायरेबल बात है और बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रही है, नॉट ओनली थ्रू माय फ्रेंड्स और फैमिली बट एक्चुअली एक मीडिया के हिसाब से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। तो ओवरवेलमिंग है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो आप लोग मतलब मुझे ये बताएगा अली, आपने ये सोचा हुआ था कि ऐसा ही होगा? आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि मैं जिस फाइट के लिए जा रहा हूँ तो मैं ही जीत कर आऊँगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक्चुअली अल्लाह से बहुत क्लोज मतलब एक रिलेशनशिप रखता हूँ, तो मैं बहुत अपने को स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो मेरी जो लास्ट 5 फाइट्स भी थी तो उनमें भी मैं जीतता आया हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6-0 हूँ, मतलब मैं अनडिफीटेड स्ट्रीक चल रही है मेरी। तो मैं ये सारी जो ना चीज़ों पे बहुत बिलीव करता हूँ, तो जो लिखा होता है मुझे लगता है मेरी अच्छाई के लिए ही है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी। अच्छा, मुझे जेडी ये भी बताइए कि करियर का आगाज़ आपने कैसे किया था, कैसे आपको ये पता चला कि आपको अपना करियर बनाना है बॉक्सिंग में? ये शौक़ आपको कब पैदा हुआ?
जी देखिए, मैं एक बहुत अच्छा फुटबॉलर होता था, लेकिन स्लोली स्लोली जब मेरी एज मैच्योर पे आ गई, मेरा एक लेवल आ गया था फुटबॉल में कि मुझे डिसाइड करना था कि मैं इसको आगे ले जाऊं। तो मैंने रिसर्च देखी थी, तो ना कोई फीफा में कोई टीम है, ना ये क्वालिफाई होते हैं कभी वर्ल्ड कप के लिए, कोई करियर नहीं था बेसिकली। तो मैंने फिर अच्छा, जेडी से हम फिर से अपना राब्ता बहाल करते हैं। आई थिंक सो कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है, और 19 साल सिर्फ इनकी एज है और उसमें माशाल्लाह इतना कुछ अचीव किया। लेकिन सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि मेरा अल्लाह के साथ बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और मैं बड़ा एक ख़ुद को अल्लाह के क्लोज समझता हूँ और मुझे पता होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है अल्लाह तो मदद करता ही है और जो आपके नसीब में लिखा होता है वो आपको मिलता ही है, लेकिन मेहनत भी आपकी बहुत मैटर करती है, जो कि आप अल्लाह के हुक्म से ही करते हैं, जो कि हमें नज़र भी आ रही है कि जिस तरह अली अब्बास ने हार्ड एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिस, एक पैटर्न जिसको फॉलो किया होगा। ज़ाहिर है आपकी अल्लाह की तरफ से फिर गैबी मदद भी होती है। जब आपकी भरपूर मेहनत होती है, अल्लाह से कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता है, तो फिर ही आपके कारनामे बेमिसाल होते हैं। कि महज 19 साल की उम्र में जेडी ने माशाल्लाह ये पहली पोजीशन दी है और कम उम्र प्रोफेशनल बॉक्सिंग। थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताएगा, अपने कोच के बारे में बताएगा, कितनी आप प्रैक्टिस डेली करते हैं? जी देखिए, मैं 2 टाइम्स डे ट्रेनिंग करता हूँ और 2 टाइम्स अ डे जिसके अंदर कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ और आखिर में बॉक्सिंग स्किल्स पे आती है। तो 2 टाइम्स करता हूँ और दोनों ट्रेनिंग तकरीबन 2 आवर्स लेती हैं, तो 4 आवर्स अ डे। 4 आवर्स अ डे। अच्छा, तो इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट उस कैसी रही है, फैमिली का फीडबैक क्या है जब माशाल्लाह आप इतना आगे आ गए हैं? जी फैमिली का सपोर्ट अच्छा खासा रहा है। मेरी मदर बहुत सपोर्टिव हैं और उसके हिसाब से फैमिली का सपोर्ट सही था। लेकिन ऑब्वियसली मेरी जो मदर हैं वो थोड़ा सा मेरे जब कुछ वीडियोस आती हैं जिसके अंदर मुझे पंचेस पड़ रहे होते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा डर जाती हैं, लेकिन वैसे वो सपोर्टिव हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टडीज़ भी चल रही हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है, या फिर अभी कुछ गैप लिया है? नहीं, मेरा अभी अभी रिसेंटली सीआईज ख़त्म हुए। मैं एक ए लेवल्स का स्टूडेंट हूँ सेप्टर कॉलेज का। मेरे अभी अभी ए लेवल्स ख़त्म हुआ है, तो अभी मैं अप्रोच लेने लगा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लेटर्स भेजने लगा हूँ। बाकी बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में ज़्यादा मेरा एम है। तो आपने मुझे बताया नहीं अपने कोच के बारे में। जी मेरे कोच सोहेल हैं। वो पल्स के अंदर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, कराची पे सीव्यू पे जिम है पल्स फिटनेस, उधर हम मेरे कोच हैं सोहेल। ही इज़ अ वेरी गुड कोच और वो ट्रेनिंग के अलावा भी मेंटली बहुत अच्छे कोच हैं, जो मुझे मतलब पर्सनली प्रिपेयर करके देते हैं फ़ाइट के लिए। क्योंकि कभी कभी आप समझ सकते हैं कि प्रेशर बिल्ट इन हुआ होता है, स्पेशली मैं यंग भी हूँ, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल फ़ाइट भी थी, तो उसकी वजह से उस चीज़ में भी मेरे कोच मेरी बहुत हेल्प करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अली अब्बास तो आपका नाम है, ये जेडी कैसे आपका नाम जो है वो आपको मिला, और ज़ाहिर है फिर लोगों को पता भी चला कि जेडी बॉक्सर है? जी ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। इसका सिंपल ये जवाब है कि मेरा एक्चुअली नाम अली अब्बास है और जेडी मेरा फैमिली नेम है। तो ये जो फैमिली नेम वो आया है सऊदी अरेबिया से। मेरे 4 फादर्स सारे सऊदी अरेबिया जद्दा के थे, बट ऑब्वियसली आई एम बोर्न इन पाकिस्तान। तो और फिर यूजुअली स्कूल्स कॉलेजेस में सब अली और अब्बास ऐसे कॉमन नाम थे, तो सब ने ये बड़ा एक डिफरेंट नाम देखा था, तो हर कोई मुझे उस टाइम से जेडी कहने लग गया। चलें, आखिर में मुझे ये बता दें कि अब नेक्स्ट फ्लाइट आपकी जो फ़ाइट है वो किसके साथ है और कब है? मेरी अभी हमारी टीम एक साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करेगी, लेकिन अभी तक जो मुझे अपडेट्स मिली हैं वो इंशाल्लाह सून इन 2 मंथ्स में होगी। और मैं इंडिया के एक बॉक्सर को चैलेंज करूंगा और आई होप वो एक्सेप्ट करे और उसके लिए हम उसका टाइटल भी छीन के आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली अब्बास कि आप हमारे साथ मौजूद रहें और ऑल द बेस्ट, खेलते रहें, कामयाब रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना, कीप वॉचिंग अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात हम मौसम की साथ में कर लेते हैं, क्योंकि मौसम बदल गया कराची का। मॉनसून की पहली बारिश कराची में कल हो गई है और आज भी कहा जा रहा है कि हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बहर अरब में हवा का शदीद दबाव इस बार चारों सूबों में ज़्यादा बारिशों का सबब बन सकता है। 24 घंटों में सियालकोट, गुजरात और कराची में बारिशें हुई हैं। आइंदा 24 घंटों में भी पंजाब में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब से हम हाल अहवाल लेंगे। सरदार सरफराज साहब महकमा मौसमियात से मैं ज्वाइन कर चुके। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सरदार साहब, माशाल्लाह से कराची में बारिश हो गई है, गर्मी का जोर टूट गया है, तो अब हम ये सोच लें कि बारिशें होती रहेंगी? जी पहला स्पेल जो कल हुआ, अच्छा स्पेल हुआ मानसून की पहली बारिश कराची में। वैसे तो परसों भी हुई थी इक्का दुक्का जगहों में, लेकिन जो प्रॉपर जिसे कहना चाहिए भरपूर बारिश हो तो कल ही हुई। और हाँ बिल्कुल शुरुआत हो गई है, तो अब आगे तो चंद दिन का वक्फा है, लेकिन उसके बाद 17-18 से एक और स्पेल का इम्कान हो सकता है। तो बिल्कुल अब ये कह सकते हैं कि मानसून बाकायदा आज कहा जा रहा है कि हल्की बारिश होगी, ऐसा ही है? आज जी असल में जो लो प्रेशर एरिया था ना पिछले 2-3 दिन से, जिसने बहुत गर्मी भी और बहुत ज़्यादा हब्स वाली कैफियत पैदा की हुई थी, उसी के बायस बारिश हुई है और वो खासी हद तक आगे मूव कर गया है। कराची के जुनूब से होता हुआ समंदर पे से उधर ओमान की तरफ उसकी एक तरह से वो है सिमत है या डायरेक्शन है, तो उसका कुछ ना कुछ असरात हैं। हो सकता है आइसोलेटेड सा कुछ एरियाज़ में हो जाए, हीटिंग के बाद शाम में बिल्डअप होकर कोई इक्का दुक्का जगहों पे थंडरस्टॉर्म हो जाए, और लाइट रेन एक्सपेक्टेड है आज भी शाम में और रात में ख़ासकर। और फिर कल के बाद तो सी ब्रीज़ बहाल हो जाएगी, आज शाम से ही उम्मीद है कि बहाल हो जाएगी, और क्लाउडी वेदर रहेगा, तेज़ हवाएं होंगी अगले दोनों दिन, और उसमें फिर टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा, 34-35 इस रेंज में रहना चाहिए। और फिर अगले दिन जो है कराची में अच्छा मौसम है, जब तक कि कोई दूसरा स्पेल अप्रोच करता है। जब भी कोई स्पेल ना, तो असल में कोई लो प्रेशर एरिया कराची की तरफ या सिंध की तरफ राजस्थान वगैरह में से होता हुआ आता है, तो फिर सी ब्रीज़ मुअत्तल हो जाती है और फिर गर्मी की उसमें इजाफा हो जाता है, तो तब तक ये बेहतर रहेगा मौसम। अच्छा, अब लेकिन ये जो एक हब्स की सिचुएशन है, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई हमें यहाँ फील होती है कि आप बगैर एयर कंडीशन के तो पसीने से भीग जाते हैं, ये हब्स में भी कुछ कमी आएगी या फिर ये ऐसे ही रहेगा और जब बारिश जब तक नहीं होगी हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, कमी आएगी डेफिनेटली। ये बहुत ज़्यादा जो हब्स था ना, यानी 80% से ऊपर जा रहा था सुबह में, रात में खासकर, और फिर दिन भर भी 70% के आसपास, वो उसी लो प्रेशर ही की वजह से था जो कराची के जुनूब मशरक़ में मौजूद था, यानी बिल्कुल राजस्थान से लेकर अरेबियन सी के ऊपर तक इस तरह से फैला हुआ था, उसकी एक्सटेंशन थी। तो जाहिर है वो जब डिसिपेट हो गया आज से, तो उसमें आपस में कमी आएगी। और दूसरा ये कि विंड्स कुछ ना कुछ चलेंगी, जब सी ब्रीज चलती है तो फिर आपको घुटन का और उसका हब्स का एहसास थोड़ा सा कम होता है। समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी? असल में सी ब्रीज जी आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छी तेज हवा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा सरदार साहब, पंजाब वाली साइड पे क्या सूरत हाल रहने वाली है? देखिए, ये आज से कुछ एरियाज़ में और कुछ एरियाज़ में कल से, फिर अगले 3 से 4 दिन हैं जो कम से कम यानी 11 से लेकर 14 तक, और कुछ एरियाज़ में तो आज शाम रात से कह सकते हैं। तो पंजाब भर में अच्छी बारिशें हैं, दोबारा से अच्छा तेज़ स्पेल है, खासकर सेंट्रल पंजाब, लाहौर और गिरदनवा में, फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा और नीचे कसूर, साहिवाल वगैरह की तरफ, और इसी तरह से ऊपर लाहौर से ऊपर जब आप जाते हैं गुजरांवाला और नारावाल, सियालकोट, जेलम और इस्लामाबाद तक और खिताए कोटफार चलें, और फिर दूसरी तरफ केपी के बेशतर इलाके, तो अच्छी 4-5 दिन उधर। ओके, बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, आप मेरे साथ मौजूद रहे और आपने अच्छी बातें में मौसम की बताई हैं, वरना तो गर्मी की खबरें ही होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है मौसम में। तो अब जनाब हम आ जाते हैं एक और मसले की तरफ। और आपको पता है वैसे तो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शक्ल खूबसूरत है, देखने वाले की निगाह में खूबसूरती होती है, लेकिन आपकी खूबसूरती में जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, वो है आपके बाल और आपके स्माइल, आपके दांत। तो मैं दांतों की बात करूँगी। अब तो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लोगों में काफ़ी रुझान बढ़ गया है दांतों को लगवाने का, दांत रिमूव करवाने का। डेंटल जो ये इम्प्लांट करते हैं ना दांतों को, इसके हवाले से कुछ खबरें अब ऐसी आ रही हैं कि जी कैंसर का सबब भी बन सकता है। जैसे जैसे तरक्की हो रही है वैसे मेडिकल और कॉस्मेटिक के शोबों में भी हम देख रहे हैं बड़ी तरक्की हो रही है। तो ऐसे में ये जो कैंसर की बात हो रही है, ये कॉस्मेटिक जो एक हम करवाते हैं दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए ट्रीटमेंट, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है कि इंतहाई अहम सवाल है, जिसका जवाब लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। इस वक्त मुझे डेंटल सर्जन डॉक्टर अली हुसैन ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है इम्प्लांट्स, टीथ वाइटनिंग, टीथ इम्प्लांट, और उसके अलावा आपको पता है कि क्राउन्स, और फिर वो आपको पता है वो रिटेनर्स भी लगते हैं, रिटेनर्स क्या कहते हैं, लाइनर्स लगते हैं।
खैर वैसे तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था ये, मैं तो भाग गई थी 15 दिनों में। मुझे किसी ने कह दिया कि आप दांतों को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए ना लगा लें। मैंने लगाया, 10-15 दिन मेरे सर में इतना दर्द हुआ कि मैंने कहा ये मेरे से नहीं होगा, मेरे दांत ऐसे ही ठीक हैं, अभी आप लोगों के सामने हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये कर मेरा ख्याल है जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं शायद वो इस हद तक चले जाते हैं। लेकिन एक तो ये है कि जो आपने स्टार्ट में बताया कैंसर का इम्प्लांट से, इस वक्त ऐसी कोई रिसर्च नहीं है। अच्छा। हाँ देखें, कैंसर हमने जितना भी रिसर्च पढ़ी है या फिर हम यहाँ पर इतने 12-13 साल के एक्सपीरियंस के बाद पहुँचे, जो मुंह का कैंसर है उसकी वजूहात जेनेटिक्स है, हेरिडिटी है, यूवी रेडिएशन है, अगर किसी फैमिली में रन करती हैं वो चीज़ें हैं, पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, ये चीज़ें हैं। खुदा न खास्ता सामान की सफाई ना करने की वजह से अगर हेपेटाइटिस हो जाए ना, हेपेटाइटिस के बाद वो लिवर की तरफ चले जाए और लिवर का कैंसर हो जाए, वो चीज़ें उस तरफ जा सकती हैं। लेकिन इम्प्लांट से अगर पेशेंट को पहले से खुदा न खास्ता कोई कैंसर बॉडी में मौजूद है और उसके बाद वो इम्प्लांट्स वगैरह करवाता है और डायग्नोसिस नहीं हुई होती तो वो चीज़ एग्जेजरेट कर सकती है। लेकिन इम्प्लांट्स की वजह से, सिर्फ इम्प्लांट्स की वजह से कैंसर होना, इट्स नॉट प्रूवन येट। अब मैं आपको इम्प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इम्प्लांट्स स्क्रू होता है टाइटेनियम का, जो कि हमारे जबड़ों में लगता है, और ये उन पेशेंट्स को लगता है जिनके दांत नहीं होते, और ये एक बेहतरीन ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हमारी दांत के अंदर भी एक जड़ होती है, ऊपर दांत का जड़ की जगह पे स्क्रू लगा देते हैं। एग्जैक्टली, और उसके ऊपर फिर हम दांत लगते हैं। और मैं आपको बताऊं, नेचुरल रिप्लेसमेंट इस्लामी तौर पे भी है, क्योंकि खुदा ने भी ये कुरान में कहा है कि मैं जैसे आपको भेजता हूँ वैसे ही आपको उठाऊँगा। तो वो एक इस्लामी तौर पे भी एक ठीक चीज़ है इम्प्लांट, और साइंटिफिकली भी इम्प्लांट अच्छा, बेहतर चीज़ इसमें ना मैंने अभी, ठीक है, आपने कैंसर वाला जो एक वो जो परसेप्शन बना हुआ था वो तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि किसी मतलब लो लेवल के डेंटिस्ट क्लिनिक पर जाकर लोगों ने ट्रीटमेंट कराया तो वहाँ से उन्हें हेपेटाइटिस लग गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ पर जितने भी टूल्स थे वो स्टेरलाइज नहीं थे या नए नहीं थे। तो हमारे यहाँ जो ये स्टेरलाइज करने का रुझान है नए की बजाय, क्योंकि ज़ाहिर है वो कॉस्टली पड़ता होगा, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर बी क्लास ऑटोक्लेव मशीन, स्टेरलाइजर जिसको स्लैश कहते हैं, अगर वो बी क्लास है तो उसमें जितने भी जरासीम हैं, जितने भी वायरसेस हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता पेशेंट हेपेटाइटिस या HIV का है तो वो उनके सामान डिस्पोजेबल होने चाहिए और वो फेंक देने चाहिए। अच्छा, वो अब सवाल ये आता है, एग्जैक्टली, अब सवाल ये आता है कि देखिए, कुछ तो हम क्लिनिकल फीचर्स ऐसे हेपेटाइटिस के होते हैं, जैसे कि हम आंखें चेक करते हैं, उंगलियां चेक करते हैं, और अगर कभी हमें डाउट होता है तो हम टेस्ट भी करवा लेते हैं वायरल लोड चेक करने के लिए। ये पता चल गया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें डाउट्स हो तो HIV का नहीं पता चल सकता, नहीं HIV को भी पता चल, एटलीस्ट अगर हमें पता चल गया कि वो पेशेंट कमज़ोर है, या फिर हमने हिस्ट्री के कुछ ऐसे सवाल, फॉर एग्जांपल कि आपने दांत कहाँ से निकलवाया था, ये दांत निकला हुआ कहाँ से, अगर वो एरिया हमें ऐसा लगा कि वहाँ प्रिवेलेंस HIV की, हेपेटाइटिस की ज़्यादा है, स्ट्रेट गो फॉर द टेस्ट। आपको आ रही बात समझ? तो जब वहाँ पर टेस्ट आ जाएगा तो देन इट विल बी क्लियर। या हम CBC नॉर्मल से, हम CBC में भी कभी कभार वो चीज़ें ऊपर नीचे नज़र आ जाती हैं, जब थोड़ी सी डिफरेंसेस नज़र आती हैं देन हम टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर ऑटोक्लेव मशीन B क्लास है और पाउच के अंदर से वो कलर चेंज होकर सामान निकल रहे हैं, पाउच जो जिसके अंदर रैप होता है, तो फिर वो सामान आपके मुँह में यूज़ करने के लिए काबिल कबूल है, वो बिल्कुल कोई से प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब आते हैं कि जो आपने बताया कि नीम हकीमों के पास जाके जो प्रॉब्लम होती, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सारी से आप स्टडी करके जाएं। हम शूज़ लेने जाते हैं तो 2 लोगों से पूछ के जाते हैं कहाँ से जाएं। अगर आप दांतों का काम करवाने जा रहे हैं तो अपने रिलेटिव से पूछिए। मुझे ये बताएं, वैसे पाकिस्तान में रुझान ये स्टेरलाइज करने का है या नहीं है? देखें, इट डिपेंड्स। अगर आप देखें, अगर डेंटिस्ट पढ़कर आ रहा है पूरा अपनी 4 साल की पढ़ाई करके, उसके बाद मास्टर्स करके आ, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें तो पहली चीज़ ये सिखाई जाती है हमारी एथिक्स में कि अपने सामान, हम उन क्लिनिकों में सीखने नहीं जाते जहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का प्रॉब्लम है। आजकल बच्चों का ये रुझान है। खुदा न खास्ता अगर किसी क्वैक के हाथ में या फिर नीम हकीम के हाथ में वो पेशेंट लग गया तो फिर उसको तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसने तो पढ़ा ही नहीं है। उसको तो फिर यह है कि उसको अपनी रोज़गार चलाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, और जिसके लिए हम सुबह शाम रात टीवी पे बैठ के यही बात करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर साहब इस वक्त काफ़ी जज्बाती हुए हैं। मैं ये बात फिर से क्लियर कर दूं कि उन्होंने बोला कि अगर B क्लास वाला स्टेरलाइजर आप यूज़ कर रहे हैं
दैट मीन्स कि सारे जर्म्स किल हो गए हैं, आप वो टूल्स अपने मुंह में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो तरीकाकार है ये पाकिस्तान में चल रहा है, लोग नए टूल्स यूज करते हैं, लेकिन अगर स्टेलाइजिंग मशीन बी क्लास है तो इट्स ओके। अदरवाइज इससे बेस्ट क्या हो सकता है कि आप नए टूल्स यूज करें, लेकिन यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। अब आ जाते हैं उन क्लिनिक्स पर जहाँ पर कि अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग लेते हैं किसी डॉक्टर को असिस्ट करके और अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, और ना कुछ चेक एंड बैलेंस होता है, ना कुछ सर्टिफिकेट चेक होता है, और धड़ाधड़ लोगों के दांत निकाल रहे हैं और काम चल रहा है। उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ होता? उसके लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने आरिफ अलवी साहब के दौरान जब टेन्योर में बहुत एक्टिव हुए थे वो, देखिए इसमें ये होता है कि पूरी एक लॉबी है। अब आप हम डेंटिस्ट तो इस पर एक्टिवली काम कर सकते हैं, बल्कि हमें ही काम करना चाहिए। हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिसके लिए मैं भी आजकल का रूल्स में पहली बात ये सिखाई जाती है ना कि भाई आपको स्टेरिलाइज करना है, तो उसमें रूल्स में ये भी होना चाहिए कि जहां कहीं आप देखें तो रिपोर्ट भी करें। वो रिपोर्ट भी करें। देखें वो रिपोर्ट करने में फिर ये होता है इनकी एक लॉबी है बहुत बड़ा। ये कोई एक क्लिनिक ऐसा नहीं है। कराची में, पेशावर में, आप जहाँ इंटीरियर सिंध में भरे हुए क्लिनिक्स। अब इनके लिए हम अकेले डेंटिस्ट, क्योंकि देखें हम क्लिनिशियंस हैं, हमारी लाइफ भी बिजी होती है, हम गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई एक ऐसा पैक्ट बना सकते हैं, कोई ऐसा रूल बना सकते हैं कि हम कुछ इस तरीके से इत्तेहाद हमारे बीच में हो जाए। मैं आपको बताऊं कि हम डेंटिस्टों से भी कुछ कभी पेशियाँ होती हैं। हमारे सर्टिफिकेट्स पे लोगों ने क्लिनिक खोले हुए, तो ये देखें पहले तो हम अपने आप को ठीक करें। आप लोग कैसे इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं? अपने रेट्स कम करके, फिर लोग सस्ते क्लिनिक्स में नहीं जाएंगे। हम अपने रेट्स कम कर दें और उसके बाद फिर ना देखिए मेरी बात सुने, डेंटिस्ट्री मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सस्ती है ना तो ख़राब है। ये मैं आपको क्लियर बात, क्योंकि वो प्रोटोकॉल जब समस्टरलाइज माहौल देने के बाद चीज़ें सस्ती बचती ही नहीं है। जो चीज़ जो आपको कॉस्ट है वो तो आपने कवर करनी है, राइट? जितने का डेंटिस्ट को वो आप समझ लें कि रेंट देना है, उस एसी का माहौल देना है, स्क्रब्स लेने हैं बच्चों के लिए, वो तमाम चीज़ें, फिर दांत बनाने की लेबोरेटरी है वो कॉस्ट चार्ज करती है। अच्छा, अब मुझे बात आप और बताएं ना, ये तो ठीक है हो गया, अब जरा कॉस्मेटिक्स की तरफ आते हैं, क्योंकि ये तो वो चीज़ है कि जिसमें अगर आप नहीं भी करवाएंगे तो आपका गुजारा हो रहा है, लेकिन वो लोग जो कुछ थोड़ा सा स्टैंड आउट करना चाहते हैं कि हम ज़रा कुछ और अच्छे दिखें, पुरकशिश दिखें, उसमें वो कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके ख्याल में कि ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लोग फिर भी क्रेजी होते हैं और करवाते हैं? अब मैं देखें एक चीज़ बताऊं, आपने अपनी एग्जांपल दी थी कि मैंने छोड़ दिया था। अब पता नहीं आपने शायद अगर छोड़ दिया तो उसके बाद आपने दांतों के दरमियान स्पेसिंग ऑब्जर्व की या नहीं? मैंने की, आपने की। अब ये स्पेसिंग बढ़ती चली आएगी। इस वक्त आपने छोड़ दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, विद टाइम उम्र बनी इस तरह कि उस डॉक्टर ने जाहिर है फिर दांत निकाला, जिसकी जरूरत नहीं थी उसको करने के लिए ना। एग्जैक्टली, वो उसको करने के लिए, तो अब उसको कंपनसेट करने के लिए वो ट्रीटमेंट करवाना जरूरी था। अब मैंने तो मैं आपको ये कह रहा तो वो टाइम के साथ जो स्पेसिंग बढ़ती चली जाएगी तो उसके बाद फिर आप वो चीज़ें बदनुमा नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यू नीड टू केयर। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कॉस्मेटिक का पूछा, जहाँ स्पेसिंग होगी, जहाँ दांत टेढ़े मेढ़े नज़र आएंगे उसका हल ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर उसमें मसूड़ों पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है। इनिशियली स्पेसिंग बदनुमा नज़र आता है, बाद में फिर वो दांत के हिलने का बायस होते हैं। जब हिलने का बायस होते हैं तो फिर उसके बाद हमें निकालने पड़ते हैं। मैं समझ गई। अब मुझे ये बताइएगा कि मैंने कॉस्मेटिक की जो बात की है उसमें ना कैंसर का तो आपने बता दिया कि अगर आपके जीन्स में है या आपकी फैमिली हिस्ट्री इस किस्म की है तो कुछ ऐसा फिर भी पॉसिबल है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो। अब थोड़ा सा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी ज़रा मुझे बताएगा कि उनकी डेंटल केयर क्या है और वो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि जब आपको, भले आपकी फैमिली हिस्ट्री ना हो, अगर आपको फील होना शुरू हो तो आपको अलर्ट हो जाना है। देखें, डायबिटिक पेशेंट्स की जो ओरल माउथ, जो ओरल कैविटी, स्मेल भी आती है, डायबिटिक स्मेल बिल्कुल आती है, हेलिटोसिस की कंप्लेन होती है, लेकिन साथ ही हमें बहुत उनके ना मसूड़े अलग से नज़र आते हैं। किस तरीके से? ज़्यादा इन्फ्लेमेशन। अगर आम पेशेंट के मुंह में गंदगी जमा है तो वो मसूड़े आसानी से ब्लीड नहीं करते जितने आसानी से ब्लीड करते हैं डायबिटिक पेशेंट के, अलग से नज़र आ रहे होते हैं। दांत जल्दी हिलना शुरू होते हैं। पेशेंट आता है 42-43 ईयर्स में, आके कहता है मेरे सारे दांत हिल रहे हैं। अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में आपको आसानी से नज़र नहीं आती। हम ऐसे पेशेंट का जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो नाराज़ हो जाता है, आप मेरा डायबिटिक, तो आप डेंटिस्ट हैं, आपका क्या ताल्लुक है आपको डायबिटीज़? मैं कहा फ़ौरन करवाएं। जब करवा के आता है तो देखते हैं कि शुगर HbA1c 7.3, 7.4, 8 तक चली। तो फिर अब रीज़न क्या होता है कि उसकी डायबिटीज़ की वजह से मसूड़े जल्दी ज़्यादा नीचे जाना शुरू हुए, दांत हिलना शुरू हो गए, गंदगी जो थी उसके असरात मुंह में, जो कि सफाई ना कराने की वजह से होते हैं डेंटिस्ट के पास जाके, वो ज़्यादा नुमाया होना शुरू हो गया।
तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई लाजमी करवानी है, इधर यू आर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक। अच्छा, अब वो पेशेंट्स जो कि क्लिनिक्स पे जाते हैं वो किस तरह मेक श्योर करें कि उस डॉक्टर के पास जो टूल्स हैं वो स्टेरलाइज्ड हैं या फिर वो बिल्कुल साफ तरीके से आपका ट्रीटमेंट कर रहा है? आपकी हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना कि हम भी तो नोटिस करें। हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो आपने क्लिनिक के अंदर एंटर होने से पहले उस क्लिनिक के बारे में स्टडी कर लेना है कि मैं किस क्लिनिक जा रहा हूँ, क्या आपका कोई सोशल सर्कल में कोई बंदा है जो उस क्लिनिक पे गया, उससे पहले आपने रिव्यूज़ लेने हैं। नंबर 2, एंटर होते ही डिग्री जो देखनी है अपने वॉल पे वो लाजमी है, क्या वो डिग्री वाला बंदा वाकई अंदर बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ तो आप वेट करें, उसके आने का इंतज़ार करें। जब वो आ जाए उसके बाद आपकी ड्यूटी, आप पूछें कि मुझे ऑटोक्लेव मशीन दिखा दें। आपने ऑटोक्लेव मशीन देख ली, आप मुतमईन हो गए कि ये बी क्लास ऑटोक्लेव ही, और उससे कंफर्म करें क्या ये बी क्लास है। उसके बाद आपके मुंह में जो पाउच, जो सामान खुलने वाला है वो पाउच एग्जैक्टली वो पैक है या नहीं है, और उसके अंदर जो कलर चेंज हुआ है वो लाइट ब्लू से रेड हुआ है या लाइट ब्लू से ग्रीन हुआ, वो आपने इंडिकेटर चेक करना है। अगर वो कलर चेंज हुआ है देन आप उसे कहें कि भी सामान मैंने ऊपर यूज, या फिर यू कैन आस्क कि मैं एक्स्ट्रा पे कर लूँगा, आप कोई मसला नहीं है, आप ज़्यादा पे कर लें, हम कहेंगे आप डिस्पोजेबल। चलें जी, आपने बड़े अच्छे से समझा दिया। होप सो कि आप लोगों ने गाइडेंस ले ली होगी और आप जब नेक्स्ट टाइम किसी डेंटल क्लिनिक पर जाएंगे तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली फॉर योर टाइम। और अभी मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करना है। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सबकदोश कर दिया गया। उनकी सबकदोशी के बाद मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं, जबकि बिलाल अफजल भी सिलेक्शन कमेटी के अरकान में शामिल है। पीसीबी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के सिलेक्शन कमेटियों से अलग करने की तस्दीक करते हुए कहा है कि दोनों की मैन और वुमेन सिलेक्शन कमेटी में खिदमात दरकार नहीं हैं। और ज़राए का कहना है कि पीसीबी का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद बरकरार नहीं रहा था। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के इंतखाब में इनका अमल दखल ज़्यादा था और इन सिलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों को ज़्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सब फवाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद मुस्तफ़ा। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खबर आपने एक हफ्ता पहले ब्रेक की थी, अब ऑफिशियली हमारे सामने आ गई है, तो आपकी खबर बिल्कुल मुसद्दिका थी। जी बिल्कुल, मुझे एक तो पता चला था अपने जराए से कि ये दोनों जो हैं इनको पीसीबी फारिग करने जा रहा है। साथ साथ उसने इसलिए भी कंफर्मेशन लग रही थी कि एक मीटिंग बहुत बड़ी पीसीबी की होने वाली थी जिसमें इन्हें उसको छोड़ के ये इंग्लैंड चले गए चैंपियंस लीग खेलने। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह से सेलेक्टर्स को इजाजत दी जाएगी कि वो सारे मामला छोड़ के एक टूर्नामेंट खेलने चले जाएं। तो उससे भी मुझे यकीन होता चला था कि ये शायद इन दोनों को फारिग कर दिया जाए। तो वो कल वाजे भी हो गया और काफी हद तक सबने आज। अच्छा, यानी सर्जरी का आगाज तो उसका मतलब है फिर हो गया है ना पीसीबी में। तो अब आगे क्या खबरें हैं, कोई अंदर की खबरें मजीद अगर आपके पास हैं तो बताइए, क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी इससे पहले मीटिंग भी खिलाड़ियों से हुई, जो आपको इल्म होगा कि सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया था जिनसे मीटिंग हुई। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आपने फारिग कर दिया है, लेकिन ये क्लियर होना है सहरिश कि हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है जो मुझे नजर आ रहा है कि नीचे से प्लेयर्स नहीं आ रहे और प्लेयर्स की फिटनेस का इशू है। आप देखिए, कल आमिर जमाल की भी खबर आई कि वो काउंटी क्रिकेट से में अनफिट हो गए और वो भी शायद अब काफी अरसे तक नहीं खेल पाएंगे। और इसी तरह से प्लेयर्स के साथ ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। साथ साथ आपके चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, तो आपने इश्यूज देखने हैं और उनको किस तरह से आपने हल करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को जिस तरह से चलाया जा रहा है उस पर संजीदगी से काम करना है ताकि आपके पास बैकअप प्लेयर्स आए। और साथ साथ हो ये रहे सहरिश के प्लेयर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। अमेरिका का ऑप्शन खुल गया है, यूएई का ऑप्शन खुल गया है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि सऊदी अरेबिया ने भी जो एथलीट है उनको अब पासपोर्ट देना शुरू किया है। 3 एथलीट्स को पासपोर्ट दे दिया है। तो क्रिकेटर अगर अच्छा होगा ना, जैसे हम ब्रेन ट्रेन की बात करते थे, इंजीनियर निकल गया, डॉक्टर निकल गया, अब क्रिकेटर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी आ रही है। हमारे यहाँ ये लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे कि आप उन्हें किस तरह रोकेंगे और किस तरह उनसे बात करके, क्योंकि हो ये रहा है कि जिन लड़कों को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं, किस तरह रोकेंगे, किस तरह खेलेंगे, लेकिन ये वो प्लेयर्स भी हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे।
ये अपने एंड पे क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना है ना। वो तो जो करेंगे करेंगे, रोकेंगे भी और सिखाएंगे भी, बताएंगे भी, लेकिन ये कितने विलिंगनेस इनमें है ये भी तो देखना है ना। आप देखें कि अभी जो खबर है कि वहाब ने और उन्होंने रजाक साहब ने जिनको ज़्यादा कहा कि जी इन्हें रखें टीम में, सिलेक्शन जिनकी हुई है जो वर्ल्ड कप में गए हैं, उन्होंने ही परफॉर्म नहीं करके दिया। नहीं देखिए, उसमें मेरा सवाल ये बनता है कि ये जो मीटिंग प्लेयर्स की हुई है, जो उन्हें बुलाया गया है, तो अगर जिस वक्त नकवी साहब आए थे ये उस वक्त क्यों नहीं कर ली गई, उस वक्त सारे मशवरे क्यों नहीं किए गए? क्या जरूरी था कि वर्ल्ड कप में इस किस्म की शिकस्त होती? और ये माजी में भी देखा गया है कि जब हमारी टीम को कोई बहुत बड़ी शिकस्त होती है तो उसके बाद फॉर्मर प्लेयर्स को भी बुलाया जाता है ना। यहाँ पे कुछ भी किसी भी इदारे में पहले नहीं होता, कोई वेल प्रिपेयर नहीं होता। जब कुछ बड़ा हो जाता है तो फिर ये सारी काट पीट शुरू हो जाती है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये होगा। तो ये तो खैर बड़ा पुराना सा मसला है। मुझे ये बताइएगा फवाद साहब, अब कौन सा खिलाड़ी है जिसको के रेस्ट कराया जाने वाला है और कौन है जिसको मौका दिया जाएगा? देखिए, ये तो तय है कि शान मसूद कप्तानी करेंगे पाकिस्तान की बांग्लादेश के अगेंस्ट। अच्छा। मुझे लगता है कि सरफराज टीम का हिस्सा नजर आ रहे होते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा मुलाकात भी चेयरमैन साहब ने की है। साथ साथ बाबर आजम के बगैर मुझे नहीं लगता कि आपकी टेस्ट व्हाइट बॉल और वनडे का बता दें। जी, वनडे व्हाइट बॉल अभी देर है। अभी पहले तो टेस्ट सीरीज हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि टेस्ट सीरीज आप बांग्लादेश के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं। हम बदकिस्मती ये है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। हमारी प्लानिंग ये होती है एक सीरीज हम जीत गए, अच्छा करके सब ठीक हो गया, खत्म करें। हम ये नहीं सोचते कि अगले 6 या 8 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसकी अभी से प्लानिंग करें। अब एक ए टीम ऑस्ट्रेलिया भी जा रही है, उससे भी देखें प्लेयर्स कैसे। अभी आपने बताया कि आपको सरफराज नजर आ रहे हैं टीम में, तो उनसे कोई मीटिंग हुई है क्या? वो कैप्टनसी वो भी कर सकते हैं? नहीं, कप्तानी का तो फिलवक्त शान है, तो मुझे नहीं लगता कि कप्तानी का है, लेकिन हाँ रेड बॉल में सरफराज को खेलना चाहिए। और लगता है वनडे के लिए वनडे देखें अभी दूर है, अभी टाइम लगेगा, बट वनडे में बाबर आजम की कप्तानी से हटाना, ये देखना है कि हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, और हटाएंगे तो कप्तान दूसरा आपके पास कौन सा तैयार है। शान की सीरीज कैसी जाती है ये देखना है। सही। ये वाली तो अभी मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, अब उसमें तो तरीका ये है कि देखिए जी, धानी जिस तरह से गेंदें कर रहा है, फास्ट बॉलर और भी आपके पास तैयार हैं, तो आपके ऑप्शन मौजूद हैं। और आमिर का T20 का तो मुझे पता है, मुझे नहीं लगता कि वनडे में उनके साथ जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा। प्लस परफॉर्मेंस हारिस की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। आमिर की तो फिर भी बेहतर है, आमिर है, शाहीन है, नसीम है, लेकिन हारिस की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही। और फिर फिटनेस के हवाले से भी देखते हैं तो हर 15 दिन महीने बाद पता चलता है किसी की कोई बैक इंजरी हो गई, किसी के साथ कोई इशू हो गया। तो इन चीजों को बड़ा मैनेज करना है कि कौन सा। मेरा ये ख्याल है कि अभी वो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट भी एक आ गई है जिसमें उन्होंने भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो कि मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने भेजी है। तो ये गोरे कोचेस जो हैं, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है? क्योंकि अक्सर इस बात पर तनकीद होती है कि जब इतनी सर्जरी हो रही है, और हमने भी देखा कि चैम्पियंस लीग में लेजेंड्स ने जिस तरह परफॉर्म किया है, तो इनसे क्यों नहीं कोचिंग लेते? कुछ ये भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, कुछ इनका भी हक बनता है। सिर्फ एनालिसिस थोड़ी देना होता है रिटायरमेंट के बाद, थोड़ा सा मुल्क को, कौम की खिदमत ऐसे भी की जा सकती है कि नए आने वालों को ट्रेन किया जाए, बजाय से गोरों को भारी भरकम डॉलर्स में पे करके आप उनसे उनकी खिदमत नहीं और परफॉर्मेंस आपकी फिर नहीं लो। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है हम सब के लिए कि कोच और एक जरूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर जो है वो बहुत बड़ा कोच भी हो। कोचिंग की आप शुरुआत करते हैं नीचे लेवल से। द्रविड़ ने अभी, आप वर्ल्ड कप में इंडिया के कोच थे ना, उन्होंने अंडर 19 लेवल से कोचिंग स्टार्ट की और फिर आगे जाके वो इंडिया की कोचिंग में आए और फिर टीम को कोच किया। मसला ये होता है कि हम एकदम से किसी बंदे को उठाते हैं और पाकिस्तान टीम का कोच बना देते हैं। अगर तो कोई भी सीनियर प्लेयर इंटरेस्टेड है कोच बनने में, लेकिन जबरदस्ती कोच नहीं बनता, उस्ताद आदमी जबरदस्ती नहीं बनता। अगर उसके अंदर पैशन है उस्ताद ठीक है, चले देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है और किस तरह ये सिलसिला आगे चलता है। बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब, आप मेरे साथ हैं। और अभी मुझे प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप जुड़े रहिए दुनिया बोले के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और अभी मैं आपके साथ बात करूंगी एक ऐसे मसले पर जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियों की जानिब से एक सेल्समैन को
हैरेसमेंट का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। पता नहीं सच है या झूठ है या क्या है, इस पर तहकीकात होंगी तो ही मालूम होगा। और उसको काफ़ी उन्होंने उसकी पिटाई की है, जिस पर काफ़ी लोग अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह ये किया जा रहा है। इस वक्त खुर्रम मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। खुर्रम, बताइएगा ये माजरा क्या था? जी बिल्कुल, ये टेरेस गार्डन टाउन का इलाका है और ये पेट्रोल पंप पे ट्रक शॉप है जहाँ पर ये वाकया पेश आया। ये वाकया जो है वो इस तरह पेश आया क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमारी उस यूसुफ नामी मुलाजम जिसको मार पड़ी और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, 3 लड़कियों ने जो है वो तशद्दुद किया, उसकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि हम मुलाजम 2 दोस्त आपस में जो है वो कोई गुफ्तगू कर रहे थे जिसकी वजह से हम हंस रहे थे। तो इन लड़कियों की जानिब से जो है ये समझा गया कि मैं उनको देखकर जो है वो हंस रहा हूँ। तो उन्होंने जो है वो जो 3 खवातीन थी उन्होंने कहा कि तुम मुझे देख के हंस रहे हो। तो मैंने उनको क्लियर भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो तीनों लड़कियां थी वो आपस से बाहर हो गई और उन्होंने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना दिया। उसके बाद मौके पर ही 15 को कॉल की, पुलिस जाए वकूवा पर पहुंची। पुलिस ने फौरी तौर पर 2 मुलाजमीन को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ बच्चियों की दरखास्त पर जो है हरासमेंट का मुकदमा दर्ज कर दिया। नहीं, लेकिन खुर्रम, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब वो लड़के ये बोल रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम अपनी आपस की किसी बात पर हंस रहे थे, तो इन्होंने खुद ही से अज्यूम कर लिया कि इनको देख के हंस रहे हैं और हिरासानी का इल्ज़ाम भी लगा दिया कि जी मुबैना तौर पर हिरासा किया गया है। तो पुलिस ने अब तक फिर इस केस में क्या किया है? लड़कियों को बुलाया गया कि आप कैसे कह रही हैं कि आपको हिरास किया है? जी बिल्कुल सरिश, जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है तो पहले यही बताया जा रहा था कि बच्चियां जो है वो बाअसर अफराद की जो है वो साहबजादियां हैं, जिसकी वजह से वो तैश में आ गई और उन्होंने कहा कि एक मुलाजम जो है वो बदतरीन जो है वो हमारे तरफ देख क्यों रहा है और अगर देखा है तो उसको सजा देनी चाहिए। तो ये फैसला मतलब ये जितने बासर अफराद हैं उनके बच्चे ही इस हद तक जज्बाती हो जाते हैं, तैश में आ जाते हैं कि गरीब आदमी सेल्समैन, ज़ाहिर है क्या उसकी तनख्वाह होगी, बेचारा क्या वो ड्यूटी कर रहा है, और इतने बुरे तरीके से उसको जस्ट आपने फर्ज कर लिया कि ऐसा हुआ होगा, मतलब आपको श्योरिटी भी नहीं है और आपने उसको इतने बुरे तरीके से मारा है। इनको बुलाना चाहिए, पुलिस ने इनको बुलाने के लिए कुछ किया अभी तक? जी बिल्कुल, पुलिस से भी कल हमारी बात हुई और आज आपको ताज़ा तरीन अपडेट दूं। यूसुफ जो मुलाजिम है, पुलिस ने उसकी भी दरख्वास्त जो है वो अब मौसूल कर ली है। पुलिस का यही कहना है कि अब क्योंकि क्लोज वर्जन जो है वो किया जाएगा, मुलाजिम को जो है वो आप मेरे साथ में समाजी रहनुमा ताहिबा में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहिबा। वालेकुम सलाम। ताहिरा साहिबा, यकीनन आपकी नज़र से भी ये वीडियो गुजरी होगी जिसमें एक सेल्समैन को 3 लड़कियां तशद्दुद का निशाना बना रही हैं बुरे तरीके से, बस उन्होंने ये समझ लिया कि ये हंस रहे थे आपस में तो उनको देख के हंस रहे थे, उस पर इतना मारा गया। क्या कहेंगी आप? कहने को क्या है जी, ये क्लास इश्यू है। अमीर कबीर खानदान की औरतें और एक गरीब सेल्समैन दुकान में, तो ये हमारे यहाँ जब तक तबकाती फर्क और ये जागीरदाराना निजाम नहीं जाएगा उस वक्त तक मुआफीनामा, राजीनामा, सुलहनामा पैसे देकर उसको खरीद लो, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कानून की। इन चीजों के खिलाफ कानून मौजूद है। हम बनाना रिपब्लिक नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन अफसोस तो ये है ना ताहिरा साहिबा कि बुलाया भी नहीं गया होगा। एक सेकंड की मैं बात मुकम्मल कर लूं। इन तीनों नौजवान औरतों के खिलाफ पर्चा दायर होना चाहिए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे इस बात पे हैरत है कि हमारे यहाँ कानून की आप बात करें, कानून का निज़ाम ही ऐसा है कि मेरा नहीं ख्याल कि इन लड़कियों को थाने बुलाया भी गया होगा कि आपने किस तरह से उस लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया दोनों को। मैंने बात का आगाज किया था तबकाती निजाम से। तबकाती निजाम जब तक ये वडेराना और जागीरदाराना हमारी सोच और हमारे रवैये नहीं तब्दील होंगे तो पुलिस मरऊब होती रहेगी, इंटिमिडेट और खौफजदा होती है अमीर लोगों से। लड़के की बात सुनी नहीं गई, उसके खिलाफ फौरन पर्चा काट दिया। अब सुना है कि वो इतना झूठा पर्चा था और इन नौजवान औरतों का कि वो खारिज भी हो चुका है। मुआफीनामा, राजीनामा, सुलहनामा पैसे देकर ये खरीदते हैं हम लोग,
हम कानून की हुक्मरानी नहीं होने देते, हम खरीद लेते हैं अपने फायदे के लिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा साहबा, मेरे साथ मौजूद रही हैं आप। और इस पर ये मुकदमा दर्ज इन लड़कियों पर भी होना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, इनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए जिन्होंने इस तरह का ब्रॉटअप किया है कि गरीब आदमी को इस तरह धड़ल्ले के साथ तशद्दुद का निशाना बना रही है। किसी तौर भी ये ठीक नहीं है। जब तक ये निज़ाम, तबकाती निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।